सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्था में मुख्य अंतर क्या होता है? सबसे पहली बात ये समझें कि जो भी पदार्थ है छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि अवयवी कण। वो कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो अणु, परमाणु, आयन को हम कण कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहेंगे, अवयवी कण कहेंगे। तो ठोस में होता यह है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी आपस में बहुत ही सघनता से जुड़े होते हैं और उनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। कैसा होता है? प्रबल या हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। अणुओं के मध्य, कणों के मध्य इनमें प्रबल आकर्षण बल होता है। जबकि यहां पर वो आकर्षण उतनी प्रबल नहीं होती है, थोड़ी दुर्बलता लिए होती है, परंतु वो आकर्षण में होते हैं। और इस आकर्षण से क्या होगा कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन इतनी स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है कि हिलडुल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि आपस में जुड़े हुए हैं और वो हिलडुल नहीं सकते हैं। अब ये सोचो कि गोलियां छोटी छोटी चुंबक की बनी हुई है, चुंबक की गोलियां हैं। उन गोलियों में इतनी प्रबल हमने चुंबक रखा है, इतना प्रबल हमने मैग्नेट रखा है कि वो एक दूसरे के नजदीक आते ही स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ लेता है, और उनको अब अगर छेड़ेंगे तो वो चुंबक हिलती नहीं, इधर उधर नहीं जाती है। तो अर्थ ये निकला कि वो सॉलिड स्टेट को दर्शा रही है। जबकि अगर हम हल्के चुंबक वाली कोई गोलियां हैं, यानी छर्रे हों या बॉल हो, वो अगर आपस में चिपके हुए हैं, जब उनको छेड़ेंगे तो वो एक तरह से बहने लगेगा, यानी उसके अलग अलग शेप में आ सकती है। लेकिन गैस में ये कहेंगे कि उनकी गोलियों के मध्य कोई आकर्षण नहीं है, आकर्षण बल है ही नहीं। तो ये क्या करता है? एक दूसरे से दूर रहती है, बिखर जाती है। तो 3 तरह से हमने देखा अवस्था में। क्या देखा हमने? ठोस में ये देखा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ आकर्षण में होते हैं। जबकि द्रव में एक दूसरे के साथ आकर्षण में होते हैं, परंतु प्रबल आकर्षण में नहीं होते। यहां पर लिखा है प्रबल आकर्षण होता है, पर यहां पर दुर्बल आकर्षण में होते हैं। इनकी तुलना में दुर्बल आकर्षण होता है, अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, जबकि इनमें आकर्षण नहीं होता है। इसमें आकर्षण बल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अणुएं एक दूसरे से बिखरी हुई रहती हैं, अलग अलग रहती हैं, और वो फैल जाती हैं वातावरण में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इसका शेप यानी कि आकार, शेप जो है आकार है वो, यानी शेप मतलब हम आकार बोल सकते हैं या फिर आकृति बोल सकते हैं। इसकी बहुत अच्छा वर्ड है आकृति, शेप। वैसे आकार का मतलब होता है साइज होता है, पर साइज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, शेप की बात कर रहे हैं। शेप जो होता है, आकृति जो होती है, और उसका आयतन जो है यानी कि वॉल्यूम जो है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। तो क्या समझ में आया? ठोस क्या होते हैं? तो बोल सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आकृति, आकार और आयतन निश्चित होता है, आकृति और आयतन निश्चित होता है, हम उसे सॉलिड स्टेट कहेंगे, जिनमें उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में प्रबल बंध से जुड़े होते हैं। जबकि लिक्विड में क्या होता है? आपस में जो आकर्षण होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो दुर्बल होता है, परंतु उनकी जो होती है आयतन तो निश्चित होता है। पर उसका शेप यानी आकृति निश्चित नहीं होती है, जिसके कारण इसे जिस पात्र में भी रखा जाए वो उसी पात्र का रूप धारण कर लेती है। जैसे पानी, पानी लिक्विड है, तो उनको अगर आप मग में रखोगे तो मग का आकार धारण कर लेगा,
बॉटल में रखोगे तो बॉटल का आकार धारण कर लेगा, जैसे रहोगे वो बहने लग जाएगा। तो इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है अगर वो लिक्विड है तो, जबकि इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसमें डिफ्यूजन बहुत कम होता है। डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण, विसरण कम होता है, फैलाव, फैलती है। जैसे एक जगह हमने सेंट छिड़का तो वो पूरी वातावरण में फैल जाता है, तो गैस में बहुत ही फास्ट डिफ्यूजन होता है, जबकि द्रव में बहुत कम होता है और ठोस में बिल्कुल भी कम होता है या नहीं होता है। तो यहां पर हमने देखा द्रव में कि उनका आयतन निश्चित होती है परंतु उनका शेप निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। परंतु गैस का क्या होगा? गैस का न आयतन निश्चित होती है न ही उसका शेप निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होती है। तो इस प्रकार से हमने 3 अवस्थाओं को हमने यहां पर देखा, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। और हमारे पास ठोस, द्रव, गैस के बहुत एग्जाम्पल है, आपको सबको याद होगा, आप जानते हैं, देखे हैं, दिख रहा है जो चीज़। मेरे हाथ में चौक रखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड स्टेट में है। पानी जो है लिक्विड स्टेट में है, और ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, गैस गैसेस स्टेट में है। तो हम ये जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, और इन तीनों अवस्थाओं में से हम एक अवस्था पढ़ेंगे, वो है सॉलिड स्टेट। तो अगर आपसे सॉलिड स्टेट की परिभाषा पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। इनमें उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कण प्रबलता से आपस में जुड़े होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? मैंने बताया था, अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। हमने ये देखा कि सॉलिड स्टेट में क्या खास बात होती है कि उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसका घनत्व तो उच्च होता है यानी डेंसिटी हाई होती है, तथा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी सघनता से जुड़े होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इनमें कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उसमें संपीड़िता नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, यानी उसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो सॉलिड की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है। अब ये देखेंगे सॉलिड 2 प्रकार का होता है, ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। दोनों में खास अंतर क्या है ये थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। थोड़ी ध्यान रखिएगा, मैंने जो वीडियो अभी जो बना रहा हूँ उसी वीडियोस का पूरा नोट्स पार्ट आपको अनअकैडमी में 1-2 दिन के अंदर पूरा मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, वहाँ से नोट्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं नियमित क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं ना, अवयवी कण, यानी कि कण के रूप में क्या हो सकता है? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, यानी मॉलिक्यूल, एटम या आयन हो सकते हैं। अणु, परमाणु, आयन। अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं, नियमित क्रम में लॉन्ग रेंज में अरेंज्ड होते हैं। लॉन्ग रेंज मतलब क्या हुआ? वो उसी ऑर्डर में बड़े लंबी दूरी तक, यानी कि जहां तक वो क्रिस्टल होता है वहां तक उसी ऑर्डर में वो अरेंज रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं लंबी परास में, लॉन्ग रेंज में व्यवस्थित रहते हैं, नियमित क्रम में, नियमित ऑर्डर में, रेगुलर ऑर्डर में। जबकि इसमें नियमित ऑर्डर में अरेंज नहीं रहेगा, बस अपोजिट उस तरफ आप देखते जाइएगा, मैं दोनों का बताते जा रहा हूं। तो क्रिस्टली सॉलिड क्या होगा? उसमें होगा कि अवयवी कण जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक निश्चित क्रम में अरेंज्ड होते हैं, यानी कि रेगुलर ऑर्डर में अरेंज रहेंगे, और वो लंबे लॉन्ग रेंज तक अरेंज रहते हैं, एक जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब ए का पड़ोसी अगर बी है तो वैसे ही ए का पड़ोसी बी है, बी का पड़ोसी ए है, तो रेगुलर चलता रहेगा उसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात देखें, इसमें विषम दैशिकता पाई जाती है। विषम दैशिकता क्या मतलब हुआ इसका? इसमें विषम दैशिकता पाई जाती है, एन आइसोट्रोपी पाई जाती है। इसका मतलब क्या है वो समझ जाएंगे। जबकि ये कैसा होता है? आइसोट्रोपी होता है। यहां पर ध्यान देंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है नियमित क्रम में अरेंज रहते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जबकि और उसके जो है इस तरह से नियमित क्रम में अरेंज नहीं रहते हैं। अगर मैं इसको अरेंजमेंट को अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसे कह दूं, जैसे ए है, बी है, 2 प्रकार की यदि ये पार्टिकल से बना होगा तो ए बी ए बी ए बी
ए बी, इस तरह से अरेंज रहेगा। ए का पड़ोसी बी है तो यहाँ पर हो गया बी ए बी ए बी ए बी ए, इस तरह से। ये अरेंजमेंट इसका कैसा रहता है? निश्चित ऑर्डर में होता है, नियमित क्रम में होता है। इस तरह से एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज रहेगा। जबकि इसमें क्या रहता है कि ये निश्चित ऑर्डर में अरेंज नहीं रहता है। मान लीजिए अरेंजमेंट को अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो क्या ए बी बी ए ए, कभी बी आ जाए, ए बी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसमें एकदम फिक्स तौर पे नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, उसके बाद जो पार्टिकल्स है, मैंने ए बी क्या दर्शाया वो बता देता हूँ। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसको मैंने ए से दर्शाया। दूसरा टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिसको मैंने बी लिख करके दर्शाया। और ये हो सकता है कि छोटा बड़ा भी हो। ऐसे यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि एक ही छोटा है, एक यानी एक कण जो है बड़ा है, एक कण छोटा है। कोई छोटा बड़ा भी हो सकता है, समान आकार का भी हो सकता है। तो उसके अरेंजमेंट को दर्शा रहे हैं हम आपको यहाँ पे। तो दो तरह का पार्टिकल है। मान लेते हैं एक ऑक्सीजन का है तो दूसरा कार्बन का है, या कुछ और भी है, तो वो अपन अलग बात होती है। एक सोडियम है तो एक क्लोराइड है, दो प्रकार के आयन्स हो सकते हैं। तो जो भी होगा यहाँ पर जो है अरेंजमेंट, यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा होता है, क्रिस्टल सॉलिड कैसा होगा, जिसमें उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं एक निश्चित क्रम में अरेंज रहते हैं। पर इसका जो पार्टिकल है वो निश्चित ऑर्डर में अरेंज नहीं है। मतलब क्या हो गया, हो सकता है यहाँ पर बी आ जाए, फिर अचानक ए आ जाए, ए आ जाए, या बी आ जाए, फिर ए जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, बी आ जाए, ऐसे कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो इसमें अरेंजमेंट निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। इसी वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उनकी जो एक निश्चित आकृति नहीं बनती है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक को अगर तोड़ते हैं, फोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो किसी भी ऑर्डर में टूट जाती है। कांच भी किसी भी ऑर्डर में टूट जाती है। तो ये एमॉर्फस सॉलिड है। लेकिन अगर आपने शक्कर का जो क्रिस्टल है उनको देखे होंगे तो छोटा क्रिस्टल शक्कर का, बड़ा क्रिस्टल और उससे भी बड़ा क्रिस्टल देखे होंगे जैसे मिश्री के रूप में आता है, तो वो सबकी आकृति एक जैसी होती, बड़ी की भी और छोटी की भी। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चल जाएगा। लेकिन अगर बड़ी वाले स्ट्रक्चर को, बड़े वाले क्रिस्टल को अगर तोड़ दिया जाए तो जो छोटा स्ट्रक्चर बनेगा वो बड़ी वाले स्ट्रक्चर के जैसा ही होगा। नमक के भी आपने छोटे बड़े क्रिस्टल देखे होंगे, तो वो भी आप इसी तरह से। तो जो साइज बना हुआ, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके, उस सॉलिड का, वो क्या होता है, एक ही तरह की आकृति में बना होता है। निश्चित आकृति वाला क्रिस्टल होता है, निश्चित आकृति वाला ठोस पार्टिकल्स होते हैं। तो इस कारण से उसको कहा जाता है कैसा, क्रिस्टली सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। चौक को तोड़ते हो तो किसी ऑर्डर में टूट जाती है, कांच को तोड़ते हो तो किसी भी ऑर्डर में टूट जाती है। इसी प्रकार से आपने प्लास्टिक को तोड़ते हो तो किसी भी ऑर्डर में टूट जाती है। तो वो क्या होता है, अक्रिस्टली ठोस है। चलिए यहां पर अब बातें करते हैं। विषम दैशिकता की बात कर रहे थे, एनाइसोट्रॉपी की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता है, भौतिकी गुण जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उसको अलग, उस क्रिस्टल में अलग अलग दिशाओं से प्रवाहित किया जाए तो उससे गुजरने वाली जो लाइट होती है या भौतिक गुण होता है वो उससे निर्गत होती है अलग अलग परमाणुओं से होकर के, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से होकर के। तो अलग अलग दिशाओं में उनके बहने की जो स्थितियां रहती हैं वो अलग अलग परमाणुओं से होकर बहता है। इस कारण से उनकी जो वहाँ से जो प्रभाव जो प्राप्त होता है वो भिन्न भिन्न प्रभाव प्राप्त होते हैं। जैसे मैं इसी में एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, विषम दैशिकता क्या हुआ, मतलब यहाँ पर देखिए, अगर कोई लाइट इस तरह से प्रवाहित की गई तो देखिए क्या हो रहा है, इसका जो प्रभाव है वो कैसे मिला, ए बी के ऑर्डर को पार करते हुए नहीं मिला, देखें। लेकिन अगर यही चीज अगर इस ऑर्डर में अगर लाइट डाला जाए तो देख रहे हैं आप कि ए को पार करते हुए निकला। अगर इसको इस तरह से लाइट डाला जाए तो देख रहे हैं इस ऑर्डर में अगर लाइट कही होगी या विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ए बी को पार करते हुए निकला होगा। लेकिन जब एमॉर्फस होता है तो क्या होगा, इसमें जब लाइट निकलती है तो हो सकता है, देखो बी या ऐसे में डाले तो देखो ए बी ए, मतलब एक ऑर्डर निश्चित नहीं होती, मतलब एक हौश पौश रहता है, किसी भी दिशा में किसी भी अणु को क्रॉस करके निकलता है। तो इससे निकलने वाले जो निर्गत यानी प्राप्त होने वाली जो लाइट होती है उसका जो प्रभाव होता है, उसका परिणाम जो होता है वो सभी दिशाओं से समान प्राप्त होता है। तो इसीलिए बोलते हैं यहां पर कि इसमें तीसरी वाली बात है कि इन दोनों में अंतर क्या है, विषम दैशिकता इसमें है जबकि उसमें क्या है, समदैशिकता है। तो सम, इसको बोलेंगे समदैशिकता, कहेंगे समदैशिकता। मतलब किसी भी दिशा से अगर
एमॉर्फस सॉलिड से प्रकाश या विद्युत धारा या चुंबकीय प्रभाव या कोई भी प्रवाहित किया जाए तो मिलने वाला जो उसका प्रमाण है या प्रभाव है वो समान होगा। तो इसको कहते हैं आइसोट्रॉपी, इसको बोलेंगे आइसोट्रॉपी। यहां पर देख रहे हैं, एक और बात देखें यहां पे, शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व बोलेंगे इंग्लिश में, शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि यहां पर कैसा होगा, सतत होगा, रेगुलर होगा। कूलिंग वक्र या कूलिंग कर्व जो है वो सतत होगा। ये कूलिंग कर्व क्या है वो आपको बताते हैं। अगर आपने क्रिस्टल को बहुत अधिक तापमान पर, टेम्परेचर को मैं T से दर्शा रहा हूं और ये टाइम है T, स्मॉल t, यानी टाइम भी लिख देता हूं, चलिए थोड़ी सी ऊपर बना देता हूं इसके लिए, ये टाइम को दर्शा रहा है और ये जो है टेम्परेचर को दर्शा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्रिस्टल को हमने हाई टेम्परेचर पर गर्म किया है, वो लिक्विड के फॉर्म में है, तो होता क्या है, समय के साथ उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा, नीचे आने लगेगा। कभी होता है कि वो बहुत समय तक वो टेम्परेचर को बनाए रखता है, फिर उसका टेम्परेचर अचानक गिरने लगा, फिर ऐसे होता है। तो ये इसका जो कर्व है कुछ इस तरह बनता है, लेकिन इसमें वो रेगुलर ठंडा होते जाता है, टाइम को लेके चल रहा है, यहां पर टेम्परेचर, इसका जो एमॉर्फस सॉलिड है वो रेगुलरली समान रूप से वो ठंडा होते जाता है। इसलिए कह सकते हैं या ऐसे भी होगा ग्राफ या ऐसे होगा ग्राफ, टेम्परेचर डाउन होती जा रही टाइम के साथ साथ। तो इन दोनों में फर्क क्या है, पहले तो ये समझ लें, इस जगह पे ये कुछ समय तक ये उसी टेम्परेचर को बना के रखता है, जिस टेम्परेचर को बना रख रहा है वो पहली बात तो है वो एक टेम्परेचर होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे, यानी कोई उसकी अवस्था में जब परिवर्तन हो रहा होता है तो वो पदार्थ उस टाइम पर ज्यादा समय तक उस टेम्परेचर को बना के रखता है। तो इस तरह से क्या होता है, ज्यादा समय तक टेम्परेचर बना के रखा मतलब ये रेगुलर, ये ठंडा नहीं हुआ, इरेगुलर ठंडा हुआ है। तो इस तरह से कहा गया है कि असतत रूप से इसकी कूलिंग कर्व होती है, जबकि इसकी कैसी होती है, सतत रूप से बहने वाली या कम होने वाली कूलिंग कर्व होती है। तो ये दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर के सारे जो नोट्स है वो प्राप्त करने के लिए अनअकैडमी के वीडियोस में आ जाइए, उनके लेसन देखिए, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी डालूंगा मैं, और अभी दोनों ही सिमिलरली सेम टाइम पर लग रहा है, तो उनके सारे नोट्स अब यहाँ से भी नोट्स बनाने लगे और जो जो समझाता हूँ उनको समझते जाएंगे। चलिए, क्लीवेज नंबर 5 है क्लीवेज, यानी विदलन या टूटना। क्रिस्टल को जब स्ट्रोक करते हैं या फिर धारदार चाकू से काटा जाता है तो बिल्कुल अपनी एक सतह बनाते हुए कटती है बराबर, लेकिन अक्रिस्टली सॉलिड को अगर काटा जाता है तो इरेगुलरली कट जाता है, इधर उधर वो कट जाती है, यानी कि उसमें कोई एज नहीं बनता है और उसके कटने की जो स्थिति रहती है एकदम फिक्स नहीं रहता है। जैसे अगर प्लास्टिक को काट रहे हो तो कहीं से फिसल जाएगा, इस तरह की स्थितियां होगी, लेकिन अगर आपने नमक का क्रिस्टल है उसको काटेंगे तो अपना एक एज बनाते हुए, जैसा वो क्रिस्टल पहले था बड़ा क्रिस्टल, वो छोटा क्रिस्टल बनाते हुए वैसे ही टूट जाएगा। तो इस तरह कहते हैं कि इसका क्लियर क्लीवेज होता है, जबकि इसका क्लीवेज जो है वो क्लियर नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों में अंतर देखा। पहला अंतर ये देखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषता क्या है, ये भी यहीं पे आ जाता है, और इसका अंतर क्या है वो भी आ जाता है। तो यहां पर इसकी विशेषताएं अगर पता है तो दोनों के बीच में अंतर भी आपको पता हो गया है। तो देखो, सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लियर कर देते हैं। तो क्रिस्टली सॉलिड किसे कहेंगे, क्रिस्टली पदार्थ किसे कहेंगे, क्रिस्टली ठोस किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले परिभाषा बना लेते हैं सिंपल सा। वे ठोस पदार्थ या वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा जिनका गलनांक निश्चित होता है। इसका गलनांक निश्चित नहीं होती, थोड़ी ध्यान रखना, मैंने इसमें अंतर बताते समय बताया नहीं था आपको, एक बार और इसको क्लियर कर देता हूं। इसका गलनांक निश्चित नहीं होता, एक लॉन्ग रेंज में होता है गलनांक। मतलब अगर इसको गर्म किया जाए तो ये एक निश्चित टेम्परेचर पर ही पिघलेगी क्रिस्टल, लेकिन जो अक्रिस्टल है वो निश्चित टेम्परेचर पर नहीं पिघलती है, लॉन्ग रेंज में पिघलती है। लॉन्ग रेंज में जैसे एक गर्म किया गया तो वो पिघलना शुरू होगा, तो टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा तो थोड़ा और पतला हो जाएगा, तो टेम्परेचर और बढ़ा तो थोड़ा और पतला हो जाएगा, यानी पहले नरम होगा फिर वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहां पर एक निश्चित टेम्परेचर के नीचे
वह सॉलिड है, एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर वो, उसी निश्चित टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड है। यानी ऐसा नहीं कि ज़्यादा गर्म किया जाए तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो और भी पतला होने लगे, ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टल में ये खास बात होती है। जबकि अक्रिस्टल में ऐसा होता है कि पहले वो नरम पड़ेगा पेस्ट के समान, फिर उसके बाद वो नरम लिक्विड के समान आ जाएगा। तो ये स्थिति, तो इसको बोला जाता है, इसका जो गलनांक होता है लॉन्ग रेंज में होता है, जबकि इसका कैसा होता है, एक निश्चित इसमें एक खास टेम्परेचर होता है, जबकि एक खास परास में होता है, इसमें ये खास टेम्परेचर होता है। तो इसलिए बोलते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उच्च भी होती है और शार्प भी होती है, निश्चित होती है। वैसे दोनों का होता है उच्च, मैंने ये लिखा था जो सॉलिड के लिए लिखा था कि सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उच्च होता है, जबकि क्रिस्टल के लिए बोलेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टल के लिए जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो कैसा होता है, गलनांक जो होता है निश्चित नहीं होती है, एक लॉन्ग रेंज में होती है। यानी टेम्परेचर एक पिघलना शुरू हुआ या लिक्विड फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है तो काफ़ी और टेम्परेचर आने पर थोड़ी सी लिक्विड उसका जो स्टेट है और थोड़ी बढ़ती है, इस तरह से बढ़ती जाता है, तो लॉन्ग रेंज में आता है इसका। तो चलिए फिर विषमदेशिकता के बारे में हमने जाना कि भाई इसमें क्रिस्टल पर विभिन्न दिशाओं से अगर हम उसमें लाइट डालते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करते हैं तो उनसे प्रभाव जो होता है भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, जबकि इसमें समान प्राप्त होता है, इसलिए समदैशिकता कहा जाता है। शीतलन वक्र इसका सतत असतत होता है, निश्चित कर्व बनती नहीं, डायरेक्ट कर्व नहीं बनती, सीधे रेगुलरली वो ठंडा नहीं होती है क्रिस्टल गर्म करने के बाद, या गर्म करते हैं तो रेगुलरली वो गर्म नहीं होती जाती टेम्परेचर, उसमें टेम्परेचर थोड़ी सी स्टेबल होती है और इस तरह से उसका जो कर्व बनता है वो इर्रेगुलर बनता है। जबकि इसका कैसे बनता है, सतत बनता है, रेगुलर बनता है। क्लीवेज यानी इसको क्रिस्टल को काटेंगे धारदार चाकू से तो वो क्लियर कटती है, जबकि ये क्लियर नहीं करती है, इसमें एक तल निश्चित तल नहीं बनता है। तो ये अंतर है। तो इनमें एग्जाम्पल की बात चलते हैं, तो चलो एक आध एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पे। इसका एग्जाम्पल NaCl, KCl, ग्लूकोज, सुक्रोज, कॉपर सल्फेट या कोई मेटल, आयरन, सिल्वर या जो भी है, तो इसमें ग्रेफाइट, डायमंड आदि इसका एग्जाम्पल होगा। एमॉर्फस सॉलिड में होगा स्टार्च, ग्लास कांच, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो इन सबको देख लें, ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। NaCl मतलब नमक होगा। तो ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और वो सब है एमॉर्फस सॉलिड है। तो हम इस तरह से क्रिस्टल और अक्रिस्टल को देखें। इनके साथ आपको मैं ये कहूँगा कि अगर सॉलिड स्टेट में आप बेहतर करना चाहते हैं, आपके दिमाग में है कि मैं इसको अच्छे से समझ सकूं, बहुत इंटरेस्टिंग बना सकूं, तो एक छोटी सी बात को आप पकड़ लें, फिर उसके बाद हम इनको बहुत अच्छे से देखेंगे। हमें यहाँ पर अगर क्रिस्टल को समझना है या सॉलिड स्टेट को समझना है तो हमें अपनी इमेजिनेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी इमेजिनेशन पावर को बेहतर बनाना पड़ेगा। और सोचना यह है कि ये बहुत ही प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट पार्ट नहीं है, चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। पर इसको मज़ेदार बनाने के लिए आपको कुछ कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो पहला ये है कि आपको कुछ फिगर बनाने की आदत होनी चाहिए और उस फिगर के साथ साथ खेलने की आदत होनी चाहिए। मैं आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलूँगा, परमाणु, अणु या आयन बोलूँगा, उस समय आपको मैं कहूँगा कि आप उसे सोचिए मत कि वो छोटा सा परमाणु, अणु या आयन है। उस समय मैं कहूँगा कि आप सोचिए कि एक फुटबॉल को खेल रहे हैं, फुटबॉल को सोच रहे हैं, या बड़े बॉल को सोच रहे हैं, क्रिकेट बॉल को सोच रहे हैं, ये सोचेंगे। क्योंकि परमाणु बोलूँगा तो परमाणु को एक तरफ कर देंगे, अपने दिमाग में उस तरह की बातें आएंगी। लेकिन मैं अगर फुटबॉल बोलूँगा ना तो आपके दिमाग में रहेगा ये एक फुटबॉल है, यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, तो आपके दिमाग में वो फुटबॉल दिखाई देगा। तो ये समझ लेना कि आपको मैं एटम बोलूँ या फिर मॉलिक्यूल बोलूँ या आयन बोलूँ तो फुटबॉल को सोचना, क्योंकि बड़े रूप में वो आपको दिखाई देगा आपके सामने में। तो इस तरह से, तो इस विज्ञान को सरल और मजेदार बनाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तो पहली बात है, इस विज्ञान को सरल बनाने का पार्ट शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो से। तब तक मैं कहूँगा कि आप अनअकैडमी में इसके लेसन्स आ रहे हैं या सॉलिड स्टेट का मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, तो उनमें आप आ जाइए। और जो अनअकैडमी के जो सिस्टम है उनको
आप अपनाइए। सबसे पहला एक काम करें, अनअकैडमी में मैंने केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोस डाल दिए हैं और बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, तो क्या क्या वीडियोस है मैं आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उनके वीडियोस को आप बिल्कुल देखिए, रेगुलर देखिए, उनको भी देखिए, और हमारे यूट्यूब में जो इतने वीडियोस हैं उनको भी आप कर लीजिए। और सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि चैप्टर 2 का है यानी सॉल्यूशन है, उनको सबसे पहले पढ़िए। 12th में सबसे पहले सॉल्यूशन के वीडियोस को करिए यानी चैप्टर नंबर 2 को करिए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा 12th के लिए, और उसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी होगा। तो इस चैप्टर में भी आएंगे, लेकिन अगर आप इसको चालू कर दिए तो इसको चलने दो एक तरफ से, और एक तरफ से उनको भी चलने दो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके जो इंटरेस्ट है बहुत बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजेदार है। सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम ये जानते हैं कि उनके जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस व्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले मैं छोटी सी इंटरेस्ट क्रिएट कराना चाहता हूं आपको, ताकि हम आगे जाकर के हम इनके बड़े बड़े प्रॉब्लम को समझ सकें, और जो जहां पर आपको बोरिंग पॉइंट लगेगा उसको मैं आपके लिए मजेदार बना सकूं। तो इनके लिए कुछ बातें बता रहा हूं, इन पे ध्यान देंगे। और नोट्स के लिए आपको मैं कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल पे आप आ जाइए, अनअकैडमी में भी आ सकते हैं, और हमारे पास एक और चैनल है प्राइम केमिस्ट्री नोट्स, उसमें भी जा करके आप हमारे चैनल से नोट्स तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिजिकली पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा लंबा तो मैं आपको लिखवा नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो बताऊँगा वो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मेरे साथ अब बने रहिए। तो चलें यहाँ पर देखें कि आप ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम गोलाकार मानते हैं, मतलब परमाणु, अणु या आयन, अवयवी कण या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहेंगे, है ना। किसको? अणु, परमाणु, आयन को हम क्या कहते हैं? कण भी कह सकते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स है वो कण है, वो क्या होता है? गोलाकार होता है। ये जो गोलाकार कण है, जिसको आप एक परमाणु, छोटे परमाणु के बारे में नहीं सोचेंगे, मैंने जस्ट पिछले क्लास में बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। अब ये सोचना कि ये फुटबॉल है बड़ा सा, ये कैसे जमेंगे? आप सोचिए, बिलियर्ड की गोलियां हैं या कैरम बोर्ड की जो गोलियां हैं वो कैसे जमती है, वो सोचना है बस है। तो जरा सोचें कैसे कैसे हम लोग जमा सकते हैं, कैसे कैसे रख सकते हैं। चलिए हम कुछ ऐसे रख रहे हैं। ये देखिए, हमने एक रो में, एक पंक्ति में इसको अरेंज कर दिया है। दूसरा, और अगर इसके आगे पीछे और अरेंज होगा तो कैसे होगा? इसी लाइन पे लीजिए, मतलब एक्स एक्सिस पर हमने ऐसे अरेंज किया तो वाई एक्सिस भी उसी तरह से अरेंज होते जाएगा। ये लीजिए, इस तरह का अरेंजमेंट दिखा सकते हो आप। देखो, इस तरह का अरेंजमेंट है, तो हम क्या कहेंगे? एक्स और वाई अरेंजमेंट। ये देखो, एक्स अरेंजमेंट और वाई अरेंजमेंट, दोनों अरेंजमेंट है इसमें। तो ये एक्स वाई में अरेंज्ड है, और ये इस तरह से अरेंज है कि हर एक गोले को, हर एक कण को अन्य 4 कण जो है टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। चेक कर लो, किसी एक को छू लो आप। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो इसको कितने ने टच किया? देखो 1 2 3 4। तो जिनको इन्होंने टच किया है उनको उनका कोऑर्डिनेट माना जाता है, समन्वयक माना जाता है। तो इस तरह से हर एक गोले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको समन्वय संख्या भी कहा जाएगा, या पड़ोसियों की संख्या। मैं इनको नेक्स्ट क्लास में आपको हर एक चीज का डेफिनेशन बताऊंगा। अभी आपको मजेदार बात बता रहा हूं कि यह चैप्टर बहुत कठिन नहीं है, बस इसमें मजा लेना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी इसके साथ खेलना पड़ेगा। तो वो खेल मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो इसे समन्वय संख्या होगी। इसकी कितनी होगी? कितना बोला मैंने? हर एक कण को कितने ने घेरा हुआ है? 4 ने स्पर्श किया है, तो समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। तो इन कोऑर्डिनेट एटम या कण के केंद्र बिंदुओं को अगर हम आपस में इस तरह से मिला दें तो देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से बना, एक स्ट्रक्चर बना, वो है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बना। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है, यानी कि ठोस में, क्रिस्टल में उनके कणों का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहा जाता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग यानी कि इसको कहा जाता है क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो इसको हिंदी में कहा जाएगा ठोसों में
संकुलन या सुसंकुलन या निबिड संकुलन। ठोसों में संकुलन कहा जाता है या निबिड संकुलन कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का हमने संकुलन पढ़ा, ये कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कहा जाता है SCP कहा जाएगा। एक तरह का अरेंजमेंट आपने देखा। एक दूसरे तरह का अरेंजमेंट देखो इसी का, ये देखिए जो गोले हैं, जो कण है, जो फुटबॉल है, इस तरह से अरेंज होते हुए जा रहा है। तो ये जो खांच बनता है उसको टच करते हुए जा रहा है। ये लो सेम साइज का गोला बनाइएगा, थोड़ा सा इसमें आप प्रैक्टिस करिए। आप जो गोल वाले स्टेंसिल वाले इस तरह के स्केल आते हैं ना, जिसमें छोटे छोटे गोला लगे रहते हैं, छोटा बड़ा गोला बना होता है जिससे हम गोले बना सकते हैं, तो उस टाइप का स्केल है वो रख लीजिए आप। मैं कुछ इस टाइप का मैं बोल रहा था, इस टाइप का स्केल रख लीजिए आप। इस टाइप का स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह का जो स्केल रखेंगे तो क्या होगा, आप एक साइज चुन लीजिए। मैं बता देता हूं आप फिगर बनाने के लिए कौन सा साइज आपके लिए सही रहेगा। 10 mm का जो डाया है वो बहुत अच्छा रहेगा, परफेक्ट रहेगा। या उससे अच्छा है कि 9, 10, 11 किसी भी एक डाया वाले जो है आपका जो सर्कल है इसको यूज कर सकते हैं आप। तो इसमें आप कोशिश करिए इस तरह से बनाते जाइए तो अच्छा लगेगा आपको। तो ये क्या हुआ, हमने अरेंज किया। फिर उसी तरह से इसी खांच को भरते हुए इस तरह से चलें तो क्या हो रहा है, देखिए हर एक गोले को ये कितने ने घेरा हुआ है ये देखेंगे। देखो मैंने एक को चुन लिया, यहां से एक को सिलेक्ट किया मैंने, उनको कितने ने स्पर्श किया, किसी एक को भी कर लीजिए आप। तो देखो एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 गोलों से ये टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है इस तरह से। तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना। तो इसको बोला जाएगा, सेकंड जो क्लोज पैकिंग है वो कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP कहलाती है। तो एक प्लेट पर, एक प्लेन पर यानी 2D पर दो तरह का अरेंजमेंट हमने गोलों का देखा। वो अरेंजमेंट क्या था, वो अरेंजमेंट था, एक था स्क्वायर प्लेनर यानी SCP और दूसरा अरेंजमेंट था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दो प्रकार का क्लोज पैकिंग हुआ 2D पर। इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या मिल रहा है, देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर मिल रहा है कि हर एक गोले को 6 ने घेरा हुआ है यानी कि 6। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 4 मिला, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 6 मिला। एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं ये जो क्लास ले रहा हूं आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए ले रहा हूं इसको। फिर उसके बाद ये जब इंटरेस्ट आ जाता है ना तो काफी मजेदार बनने लगता है पूरा ये चैप्टर। इसलिए ये तो काफी देर बाद आपके चैप्टर में आता है, आपकी क्लास में आता है। फिर भी मैंने शुरू में इसको इसलिए लिया कि आप जब तक इंटरेस्ट आपको क्रिएट नहीं होगा किसी चीज को समझने का, तब तक आपको कुछ भी करने का मन नहीं लगेगा, ये चैप्टर ही आपको बेकार लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चैप्टर आपके लिए खराब लगे। पहले इंटरेस्ट क्रिएट कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको धीरे 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 उस चैप्टर में आपको लाते जाऊंगा, हर चीज़ अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखना, अगर इंटरेस्ट क्रिएट कराने के लिए कोई क्लास ली जाती है तो उस क्लास का और भी एडवांस पार्ट होता है जिसके बारे में हम बातचीत बाद में और करेंगे। तो उस टाइम ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लिया हूं करके उस टॉपिक को आप क्लोज कर देंगे, बिल्कुल नहीं। उसको आप दोबारा खोलेंगे, आपको और ज़्यादा मजा आएगा, बहुत बेहतरीन तरह से समझ में भी आएगा, उनके क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ज़रा देखें, तो हमने क्या कहा, एक प्लेन पर गोले दो तरह से अरेंज हो रहे हैं। पहले वो कैसा होता है कि XY में, मतलब एक डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, गोले एक प्लेन पर इस तरह से जमे होते हैं कि प्रत्येक गोले को 4 गोला अन्य 4 गोला स्पर्श करती है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को, इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, वर्ग संकुलन कहा जाता है। क्रिस्टल में उनके संघटक कण इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि प्रत्येक कण को अन्य 6 कण स्पर्श करती है। तो इस प्रकार के संकुलन को कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि इसको कहा जाएगा, हिंदी में कहा जाएगा षटकोणीय संकुलन, षटकोणीय सुसंकुलन कहा जाता है। तो ये दो तरह से हुआ। अब देखते हैं और आगे। अभी आपने जो देखा उसमें क्या था कि एक प्लेन पर वो गोले जमे हुए हैं। अब देखो कि एक प्लेन पर एक गोले को 6 गोला घेरती है इस तरह से। अभी देखे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, इस तरह से 6 गोले घेरती है। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें 1 2 3 4 5 6 खांच बोल सकते हो, 6 होल्स हैं।
6 इसमें होल है। इसके मतलब ये हुआ कि बीच वाले गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ, समान साइज का होगा। अब करके देखना, एक गोला बनाना और उसके साइड में मैंने जो आपको स्केल बताया था ना, स्टेंसिल बताया था, उसी के आधार पर बनाना, उसी को लेकर के बनाना। आप देखेंगे कि अपने आप ये 6 गोले साइड में आ जाएंगे। तब आप देखेंगे कि इसमें 6 जगहों पर होल्स नजर आएंगे। तब ये फुटबॉल है ना, तो एक फुटबॉल को कितने फुटबॉल ने घेरा हुआ है? 6 फुटबॉल ने घेरा हुआ है। और इस तरह से 6 खांच या 6 होल्स नजर आ रहे हैं। उस 6 होल्स के ऊपर 3 होल के ऊपर 3 और गोले आ सकते हैं, और उसी होल के नीचे 3 गोले और आ सकते हैं। यानी 6 को घेरा हुआ है, तो इसके ऊपर एक गोला यहां पर आएगा, दूसरा गोला यहां पे आएगा और तीसरा गोला यहां पे आएगा, इस तरह से। और उसी तरह से नीचे भी 3 गोले आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक प्लेन पे बात नहीं कर रहे हैं। अब एक प्लेन था जिसमें एक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ था, और वही जमावट हर जगह पे थी। यहां पर हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी उसके नीचे भी अरेंजमेंट है, और ये बहुत बड़ा अरेंजमेंट है। पर हम एक गोले के साथ कितना, एक तल पर एक गोले को 6 गोले ने घेरा हुआ है, और ऊपर से 3 गोले और घेर रही है, नीचे की तरफ से 3 गोले और घेर रही है। टोटल कितने हुआ? 12। 6 + 3 + 3 12, 12 गोले एक गोले को घेर रही है। तो इस जगह पे कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 12। हम सिर्फ यहां पर अभी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। यहां पर आपको बताएंगे कि कितने परसेंटेज गोलों के द्वारा स्थान घेरा जाता है, कितने परसेंटेज उसके द्वारा छोड़ा जाता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, मैंने इनको इसके स्केल की मदद से मैंने ये एक गोले को 6 गोला मैं बनाया, तो ये अपने आप ये 6 गोले आ गए। तो इस एक तल पर एक कण को, एक गोले को, एक फुटबॉल को अन्य 6 गोले ने घेरा हुआ है। तो हम ये कह रहे थे कि इस गोले के ऊपर अब कितने छिद्र हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 6 इसमें होल्स हैं, 6 छिद्र हैं। तो इन 6 छिद्रों में केवल 3 जगहों पर ही ऊपर गोले आएंगे। अगर आप थोड़ा सा अगर इमेजिन करें तो आपको ये पता चल रहा होगा कि एक फुटबॉल है, उसको 6 फुटबॉल ने घेरा हुआ है, यानी उसके पड़ोसी फुटबॉल 6 ही आ सकते हैं, सेम साइज का है तो उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, या उससे कम भी नहीं होंगे, खाली जगह बच जाएगा उसमें। तो एक फुटबॉल को 6 फुटबॉल ने घेरा हुआ है। अब देखेंगे कि 6 उसमें होल्स हैं, 6 छिद्र हैं। इन छिद्रों के ऊपर 6 छिद्रों के ऊपर केवल 3 ही और फुटबॉल रखे जा सकते हैं, यानी कि बीच वाले गोले को छूता हुआ। और कितने रखे जा सकते हैं? 3। चलो मैं इसमें यहां पर हल्का फुल्का दिखा देता हूं आपको। इस तरह से देखें, एक हो गया, ये इन पर नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर ये इसके अपने घिराव हैं, तो इसके इस जगह पर आएगा। देख लीजिए, और इस जगह पर भी इस तरह से 3 गोले आए। क्या देखें, बीच वाले एक गोले को एक प्लेन पर 6 गोले ने घेरा हुआ है। इसमें 6 छिद्र बनते हैं, उन 6 छिद्रों में केवल 3 छिद्रों के ऊपर और गोले आते हैं। नीचे भी इस प्लेन पर एक गोले और 6 गोले थे, उसके प्लेन के नीचे भी वो 6 छिद्रों के 3 छिद्रों पर ही 3 गोले और आएंगे। इस तरह से इस बीच वाले गोले को एक तल पर 6 ने घेरा, ऊपर से 3 ने घेरा, नीचे से 3 ने घेरा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 12। 3 ऊपर प्लस साइड में एक प्लेन पर 6 और फिर इसके नीचे 3, तो कितना हुआ? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 12। अब यहां पर समझेंगे, 3 गोले जिन छिद्रों पर ऊपर की तरफ आए हैं, उन्हीं 3 छिद्रों के नीचे 3 गोले आए हैं। तब उस स्थिति में इसे कहा जाएगा 3D। हम क्लोज पैकिंग देख रहे हैं, त्रिविमीय सुसंकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग देख रहे हैं। तो इसमें एक तल से ऊपर और नीचे भी देख रहे हैं, सिर्फ तल में नहीं देख रहे हैं, प्लेन में ही नहीं देख रहे हैं, एक्स वाई में नहीं देख रहे हैं, एक्स वाई जेड में भी देख रहे हैं, जेड में भी देख रहे हैं। तो इस जगह पर इस तरह का जो क्लोज पैकिंग होगा, इसको भी कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। और चूंकि ऊपर वाला, बीच वाला, ऊपर वाला
बीच वाला ऊपर वाला जैसा है वैसे नीचे वाला है, सेम तरह के क्या बोलते हैं, सेम तरह से अरेंज है, इसलिए ऊपर वाले को ए कहेंगे तो नीचे वाले को भी ए कहते हैं, तो बीच वाले को बी अरेंजमेंट कहेंगे। तो हो गया ए बी ए अरेंजमेंट। तो ए बी, इसको ए बी क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, या ए बी ए क्लोज पैकिंग कहा जाएगा। जरा समझेंगे इन बातों को। अब हम इसको समझें। हम एक बात सोचे, 3 गोले जिन छिद्रों पर आए उनको छोड़ करके अन्य 3 जगह पे जो खाली था उसके नीचे वाले पार्ट में 3 अलग जगहों पर वो 3 गोले आते हैं, तो इसको कहा जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को कहा जाएगा यहां पर ए बी सी क्लोज पैकिंग। अब ए बी सी क्यों कहा गया? क्योंकि एक तल पर 6 ने घेरा हुआ है, उसको हमने चलो बी मान लेते हैं अरेंजमेंट, उसके ऊपर वाले को ए मान लेते हैं, तो ए हुआ, बी हुआ, और नीचे वाला अलग अरेंजमेंट है, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? सी कहा जाएगा। तो इन दोनों के लिए एक सिंपल फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, इनको समझेंगे आप। और दोनों में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, क्योंकि दोनों में सेम एक गोले को कितने गोले ने घेरा? 12 गोले ने घेरा। तो चलो देखें कैसे है। तो इजी फॉर्मेट में मैं इसको ड्रॉ करता हूं, जरा समझेंगे आप। इसमें पैकिंग परसेंटेज मैं नहीं बता रहा हूं, गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान का परसेंट नहीं बता रहा हूं, खाली स्थान का परसेंटेज नहीं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उनके बारे में स्पेशली बात करूंगा। आज आपके इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये बातें मैं कह रहा हूं, जिस तरह की क्लास आपको दे रहा हूं आज। जरा समझेंगे इन बातों को। तो देखें, हमने क्या बोला था आपको? ए बी ए क्लोज पैकिंग, जिसको हमने एक नाम दिया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या बोला था मैंने? एक गोले को एक तल पर, अब इसको मैंने छोटा छोटा गोला बना करके दूर दूर दर्शा रहा हूं, यह मान के चलना कि वो क्लोज पैक्ड है। 1 2 3 4 5 6 गोले ने स्पर्श किया। स्पर्श लाइनों को मैंने यहां पर टच लाइनों को लाइन से दर्शाया है, और इस तरह से एक तल पर इस गोले को 6 ने घेरा हुआ है। अब हमारे पास 6 छिद्र बन गए। तो ये है छिद्र 1 2 3 4 5 6। इन 6 छिद्रों में, अब इसको ऐसे बनाते नहीं रहूंगे, लिखने की जरूरत भी नहीं, आप समझेंगे इन बातों को। तो इस पर, इसके ऊपर एक गोला आएगा, दूसरा इसको छोड़ करके इस पे आएगा, और इसको छोड़ करके इस पे आएगा। तो 3 जगहों पर ये गोले आ रहे हैं। तो इनको यहां पर देखो कैसा है, 1 2 3, ये मैंने इसको इस तरह से दर्शा दिए, जो कि इसके ऊपर है, इस जगह के ऊपर है। तो यहां पर दर्शा दिया मैंने, ये इस जगह के ऊपर है तो इस तरह दर्शा दिया। तो ये इस तरह का त्रिकोण बन रहा है, इस तरह का जो है ट्रायंगल बन रहा है। तो वैसे ही ट्रायंगल में, और इसी छिद्र के नीचे है तो ये भी सेम ट्रायंगल है, तो इसका मतलब हुआ ए अरेंजमेंट, ये भी ए अरेंजमेंट, लेकिन ये है बी अरेंजमेंट। इसीलिए बोला जाता है ए बी ए या ए बी क्लोज पैकिंग कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। इनको दर्शाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं चाहूं तो इसको डैश लाइन से यहां तक आया हुआ दर्शा सकता हूं, दिखा सकता हूं। ये यहां का है पार्ट है, ये यहां का पार्ट है। इसको दिखाने के लिए नीचे वाला भी यहीं से है, रिलेट करता है, तो मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया है। ये बहुत ईजी तरह से इनको समझने का तरीका है। तो ये कौन सा है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया मैंने? 12। क्यों? देखो, एक गोले को इस तल से 6 ने घेरा हुआ है, और ऊपर से तीनों भी इसी को टच करा हुआ है, नीचे से भी इसी को टच किया है, नीचे तल से। तो इस तरह से ये क्या हो गया? 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब देखो, दूसरा मैं बोला था क्या, कौन सा? ए बी सी क्लोज पैकिंग। तो इनको हम क्या बोलते थे? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी कि घनीय सुसंकुलन। आप जानते हैं कि एक तल पर 6 गोलों ने इसको घेरा हुआ है। ये लीजिए, ये आपस में टच है, इसको हमने डैश लाइन से दर्शाया। इन 3 जगहों पर ये 3 गोले हैं, 3 छिद्रों पर। छिद्रों के अंदर नहीं है, छिद्रों के ऊपर है। आपको पहले भी समझ में आ रहा होगा वो बातें। दूसरी बात, इन 3 छिद्रों को छोड़ करके जहां जहां पे हमने इसको नहीं रखा, उन जगहों पर है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो देखिए, इसका ट्रायंगल कुछ उल्टा बनेगा इस तरह से, और ये इन पर है, इन पर, इन पर, और ये वाला जो नीचे वाला है इन जगहों पर है, और इन जगहों पर है।
तो ये ए अरेंजमेंट है, ये बी अरेंजमेंट है, ये सी अरेंजमेंट है, इसलिए इसको ए बी सी कहा जाता है। इसका भी क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। तो कितना आसान हुआ आपके लिए ठोसों के संकुलन को याद रखने का। तो 4 प्रकार के हम पढ़ेंगे और चारों प्रकार में हमने कौन कौन सा पढ़ा है आपको याद हो गया होगा, जरा समझेंगे। 2D यानी कि द्विविमीय सुसंकुलन, 3D 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, त्रिविमीय सुसंकुलन, ये 2 प्रकार का आपने देखा था अभी। कौन कौन सा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और हमने क्या देखा था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हमने देखा था? 4। इसमें हमने कितना देखा? 6। ये कितने टाइप का हुआ? ये भी 2 टाइप का हमने पढ़ा। एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 जगह पे सेम नेम आ रहा है, पर आप ये 3D के लिए है, ये 2D के लिए है। तो इसको हमने क्या बोला था? ए बी क्लोज पैकिंग कहा था इसका नाम, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था हमारे? 12। और इसको देखें CCP, इसमें ABC क्लोज पैकिंग है ये, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है और ये हमें एक तरह से इंटरेस्ट क्रिएट कराता है। आप नॉर्मल इजी वे में इस चैप्टर को पढ़ें और समझें। जो जो बातें आपको पढ़ाई गई है वो बहुत भारी नहीं है, बहुत ही सरल है। बस याद रखना, सरल हो ना हो हमें पढ़ना है, ये हमेशा ध्यान रखें। सरल करना होता है, आपको इजी बनाना होता है समझने के लिए, और उनके बाद उनके दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे भी प्रश्न होते हैं, हर तरह के प्रश्नों को हल करने होते हैं आपको, और उनके लिए आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने पड़ते हैं। अगले क्लास में आने वाले जो क्लास है उसमें मैं कुछ डेफिनेशंस वगैरह बताऊंगा, जो टर्मिनोलॉजी है सॉलिड स्टेट का उनको समझेंगे हम लोग, जैसे कि यूनिट सेल है, क्रिस्टल लैटिस है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ब्रेविस लैटिस, और उसके साथ साथ जैसे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर BCC, FCC, SCC, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। वैसे यूनिट सेल के बारे में बातचीत करेंगे, वो क्या होते हैं, यूनिट सेल डेंसिटी क्या होती है, इनके बारे में हम लोग वीडियोज़ देंगे आपको, तो उनमें आप आ जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। बस याद रखना, एक ऑर्डर पहले लेना पड़ता है, एक तरह से हमें पोजीशन लेने पड़ते हैं किसी भी चैप्टर में जाने से पहले। वो वही पोजीशन है कि हम तैयार बैठे हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इनके इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए। सो आप आ जाइए मेरे साथ। और साथ में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप अनअकैडमी में मेरी क्लासेस आ रही हैं, मेरे लेसन्स आ रहे हैं, उनमें जाइए। और मेरा एक चैनल है प्राइम केमिस्ट्री नोट्स, उसमें भी जाइए, और उनमें भी जो वीडियोस डाला जाएगा, डेली एक वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा और उसके नोट्स डालने की कोशिश करूंगा, तो उनमें आप आ जाइए। और चैनल में तो आप रहेंगे ही, मैं यहाँ पर इस चैनल में फिजिकली आपके साथ एक टीचर के रूप में आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, और वहाँ पर एक नोट्स रहेगा जिसको बैक से आपको समझाया जाएगा, और अनअकैडमी में नोट्स के फॉर्म में आता है, जैसे कि आप लोग जानते हो, तो वो भी बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे स्टूडेंट उससे लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठाइए, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने पूरी हिंदी में क्लासेस लेने की ठाना है। सो आप लोग देखिए, और आपको शायद मेरी बातें या मेरे लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें देंगे। और हाँ, साथ में अगर आप क्लास के चैप्टर ख़त्म होता है तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो भी मांगते हैं तो उनके लिए आपको क्या प्राइम केमिस्ट्री नोट्स में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे केमिस्ट्री इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके पूरे लिस्ट मिल जाएंगे, और उनको भी हम बताएंगे कि वहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या है। थोड़े बहुत आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी वहाँ पर भी हम बताएंगे, तो उनमें भी आ जाइए। तो कहते हैं कि विक्रम सर आपको नमस्कार कहता है। नमस्कार। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा कर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साइड में बेल आइकॉन है, उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है,
इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहां पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।